हाय एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडी विद अभी। सो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था? आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी। उसकी वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता था उसको क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या बोलेंगे? ठीक उसका क्या होगा? ऑपोजिट होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं, किसी भी एक एटम में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी सेल में ऐड करूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि एक वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी उसको हम बोलते थे क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की ऐड करने के बाद जितनी एनर्जी उससे निकलेगी। ठीक है, एक था एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था जिसमें एनर्जी की क्या होती थी? रिक्वायरमेंट होता था, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता था। यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, इसमें एनर्जी क्या करेगी? निकलेगी। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या करेगा? निकलेगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी the amount of energy required the amount of energy released released the amount of energy released when an electron is added to one atom in its valency, or we can say outermost cell। ठीक है, एक एटम का न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज ये इस एटम का वैलेंसी सेल है। एक इलेक्ट्रॉन को मैं अगर लेता हूं, यहाँ पर इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 1 7। हमें पता है किसी भी एक ऑर्बिटल में, किसी भी एक सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। यानी किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसकी वैलेंसी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो एटम स्टेबल है।
इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने जो एटम कंसीडर किया है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं एक बाहर से और इलेक्ट्रॉन को इस एटम के वैलेंसी सेल में ऐड करना चाहता हूँ। बाहर के और एक इलेक्ट्रॉन को इस एटम में ऐड करना चाहता हूँ। ऐड कर सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इस एटम के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आप लोगों को पता होगा जब भी एक बॉन्ड बनता है, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को ले लेता हूँ। जब भी एक बॉन्ड बनता है तो हमेशा क्या होता है, इस बॉन्ड जो बनता है इसकी वजह से हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होता है। अगर एनर्जी रिलीज होगा तो उसको हम नेगेटिव साइन में दर्शाते हैं। अगर एनर्जी रिलीज होगा तो उसको हम नेगेटिव साइन में दर्शाएंगे क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज होगा मतलब क्या, आइदर वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगा या तो वर्क के फॉर्म में। जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो एनर्जी के फॉर्म्स पढ़ेंगे। हाँ, इसमें दो फॉर्म से, आइदर वो हीट के फॉर्म से निकलेगा या वर्क के फॉर्म से। जनरली तो क्या होता है, जनरली वो हीट के फॉर्म में निकलता है। इसी वजह से इनका नाम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बना है। एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब हीट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, कोई भी एक सिस्टम हो, कोई भी एक एटम हो, जब वो हीट ऑब्जर्व करेगा तो इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो एनर्जी निकलता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करूंगा तो एनर्जी क्या करेगा, निकलेगा। ठीक है, एनर्जी क्या करेगा, निकलेगा। लेट सपोज एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, तो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर निकलेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो फास्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 के माध्यम में दर्शाऊं तो वो हमेशा कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा। उसकी जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो हमेशा किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगा। पर जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। क्योंकि जब पहली बार बॉन्ड बन गया, पहली बार इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया तो एनर्जी उससे रिलीज हो जाएगी। जब एनर्जी उससे रिलीज हो जाएगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर दूसरी बार कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको रिपेल करने लगेगी। अगर सेम चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, सेम चार्ज है। ये भी नेगेटिव चार्ज का है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। इनमें कोई तो रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन की वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मगर पर जब पहली बार आती होगी तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्शन उसमें ज्यादा लगाएगी। अगर अट्रैक्शन उसमें ज्यादा लगेगी तो उस इलेक्ट्रॉन जब आएगा, वो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। पर दूसरी बार जो इलेक्ट्रॉन आएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए क्या होगा, वो एनर्जी रिक्वायर करेगी। अगर एक जन की खाली जगह थी, वो अगर आकर बैठ गया, एक सीट में 4 जन बैठ सकते थे, वो 4 जन जब बैठ सकते थे, 3 जन बैठे, एक जन आकर बैठेगा तो उसके आराम से बिठा देंगे। और जब दूसरा जन आएगा, 4 जन की सीट थी, 5 जन अगर बैठेंगे तो उसको एडजस्ट करने के लिए उन दोनों में क्या करना पड़ेगा, मतभेद करना पड़ेगा। मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है एंड सो ऑन।
थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए भी थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑल्सो an एंडोथर्मिक प्रोसेस। थर्ड एनर्जी के लिए भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिक्वायर होता है, ठीक है। एंड सो ऑन, फोर्थ के लिए भी रिक्वायर होगा, फिफ्थ के लिए भी रिक्वायर होगा। जितने इलेक्ट्रॉन और आते रहेंगे उतना एनर्जी रिक्वायर होता रहेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन में पहुंचे, इस चीज से हम क्या कंक्लूजन में पहुंचे ये मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फास्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा क्या होता है, फास्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा नेगेटिव में आता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा पॉजिटिव में आता है, एंड सो ऑन। थर्ड इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी भी हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। और हमें ये बात पता है, हमने आयनोस्फीयर एनर्जी में ये बात पढ़ा था, फास्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलवेज लेस देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड देन लेस देन थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऐसे सो ऑन। यानी कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं, इससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, तो ये पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, या हमेशा किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि सेकेंड आयनोस्फीयर एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा फास्ट आयनोस्फीयर एनर्जी से। सेकेंड आयनोस्फीयर एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा फास्ट आयनोस्फीयर एनर्जी से, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2 ऑलवेज फॉर्म्स इन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। एक्स ना लेके पॉजिटिव लिख देता हूँ, ऑलवेज कम्स इन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। देन हम क्या पढ़ेंगे, इसका हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे हमने पढ़ा था आयनोस्फीयर एनर्जी के लिए क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, उसके लिए हमने पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनोस्फीयर एनर्जी के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। जब भी आप प्रॉब्लम करेंगे तो इन दोनों को कैसे आप ट्रीट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करूं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बात करूं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है जब आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ये किसके लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसको हमेशा बिफोर इफेक्ट की तरह ट्रीट करना है, इसको हमेशा बिफोर इफेक्ट की तरह ट्रीट करना है, और इसको हमेशा आफ्टर इफेक्ट की तरह ट्रीट करना है। बिफोर का मतलब क्या है मेरा, आप देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाईज देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। अगर यहाँ तो मैं सपोज ले लेता हूँ एक नियन आटम, एक ले लेता हूँ नियन आटम। नियन मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि एक क्या होता है, नोबल गैस होता है। इसके आउटरमोस्ट सेल में ये है 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में कितना होता है 8।
10 इलेक्ट्रॉन्स और पर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। बिफोर इफेक्ट का मतलब इसमें कितना है 1s2 2s2 2p6। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो ये क्या है, एक फुल्ली फिल्ड सब्सटेंस है या मोस्ट स्टेबल आटम है। ठीक है, बिफोर इफेक्ट का मतलब जब यहाँ पर हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो हम देखेंगे, अगर यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, बिफोर इफेक्ट का मतलब पहले देखेंगे ये स्टेबल है कि नहीं, पहले देखेंगे इस आटम स्टेबल है कि नहीं, पहले देखेंगे ये आटम स्टेबल है कि नहीं, इसको हम पहले देखेंगे। सेम मैं अगर यहाँ पर बात करूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, सेम अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बात करूँ, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। फैक्टर्स देखने से पहले ऐसा नहीं कि हमने देखा था कि न्यूक्लियर चार्ज से या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने देखा था ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ने से, स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, ऐसे नहीं देखना है। ठीक है, पहले हम इसका क्या देखेंगे, बिफोर इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूँ मतलब एनर्जी की रिक्वायर हो रही है, मैं अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ इसका मतलब एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। बिफोर इफेक्ट मतलब पहले देखेंगे आटम स्टेबल है कि नहीं, अगर पहले ये आटम स्टेबल है, पहले से ही ये आटम स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। अगर पहले ये आटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केस में आफ्टर इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, अगर पहले आटम स्टेबल है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, अगर आफ्टर इफेक्ट देखेंगे मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल रहे हैं, अगर उसके बाद आटम स्टेबल हो रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम डाल रहे हैं उसके बाद आटम स्टेबल हो रहा है तो उसके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्ट होगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी निकालने से पहले अगर आटम स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेट्स से मैक्सिमम होगी। अगर इस पे क्या देखेंगे, आफ्टर इफेक्ट, नियॉन ना लेकर मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं फ्लोरीन ले लूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर इसमें और एक इलेक्ट्रॉन में डाल रहा हूँ मतलब डालने के बाद स्टेबल हो रहे, इसको देखेंगे डालने से पहले, निकालने से पहले अगर ये स्टेबल हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा। डालने के बाद अगर हम देखेंगे, अगर डालने के बाद स्टेबल हो रहा है, फ्लोरीन था, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था और टोटली 9 इलेक्ट्रॉन था। अगर उस पे और एक हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। डालने के बाद अगर स्टेबल हो रहा है तो उस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगा। बिफोर इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट का मतलब अगर उससे पहले ये स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा। अगर डालने के बाद स्टेबल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगा, इतनी सी बात है। ठीक है, अगर नियॉन एटम यहाँ पे लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमें नियॉन एटम लेते तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना आता, 0 आता, क्योंकि पहले से ही मैक्सिमम है, पहले से ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को घेर के बैठा है। नियॉन के आउटरमोस्ट शेल में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है, तो और एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं बचेगी। तो नियॉन अगर फ्लोरीन ना होकर नियॉन होता तो क्या यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 0 होता, अगर फ्लोरीन ना होकर नियॉन होता तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता। ठीक है, समझ में आ गया बिफोर इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट का मतलब। बिफोर इफेक्ट मतलब अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालने जा रहे हैं उसके
पहले से ही आटम स्टेबल है तो क्या होगा वो हमेशा मैक्सिमम दिखाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम निकालने जा रहे हैं और वो पहले से ही स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगा, मिनिमम नहीं 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं, जैसे कि पहला फैक्टर क्या आएगा, न्यूक्लियर चार्ज। पहला फैक्टर आएगा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी, बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज के समय हमेशा इनवर्सली वैरी करेगा। इनवर्सली वैरी करेगा नहीं, डायरेक्टली वैरी करेगा। क्यों डायरेक्टली वैरी करेगा, क्योंकि जब न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा, जब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी आने की टेंडेंसी क्या होगी, क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके आने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा, जब वो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में रहेगा तो एनर्जी हमेशा मैक्सिमम ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग बनता है। अब उसको बॉन्ड के हिसाब से कंपेयर करके देखो, बॉन्ड हमेशा क्या करेगा, स्ट्रांग बनता है। जब बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग बनता है तो उसके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगा न्यूक्लियर चार्ज के केस में। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली वेरी करता है। तो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस अगर हम लेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, अगर दूसरा केस हम लेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज के अलाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली वेरी करता है। क्यों एटॉमिक साइज के अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली वेरी करता है, क्योंकि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इस एटम पे छोटा एटम अगर मैं लूं, अगर एक छोटा एटम लूं और एक बड़ा एटम लूं, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रहा है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तो इस एटम का, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे जितना इन्फ्लुएंस होगा, इस एटम का इस इलेक्ट्रॉन का उस पर इन्फ्लुएंस क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं आ पा रहेगा। तेजी से नहीं आ पा रहेगा मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन जब आएगा उस पर एनर्जी कम निकलेगी। अगर एनर्जी कम निकलेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा तो वो एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली वेरी करेगा। ठीक है, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, इनवर्सली वेरी करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, हमेशा इनवर्सली वेरी करेगा। ठीक है, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमेशा स्टेबल क्या होता है, हमेशा स्टेबल ही पहले हम प्रायर देते हैं, उसके बाद फुली फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड। अगर किसी का एटम में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा नहीं, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर घटेगा नहीं है, क्या होगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, अगर मैं नियॉन कंसीडर करूँ, जैसे मैं
पहले बता रहा था 2p6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के लिए जगह ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन आने के लिए जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ से आएगा? ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए इलेक्ट्रॉन आने के लिए जगह ही नहीं बची तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नहीं आएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। क्योंकि इसलिए जितने भी हमारे नोबल गैस है, जितने भी हमारे नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, राडन, जितने भी हमारे नोबल गैस है, इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? जीरो। इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? जीरो। ठीक है, पर जब हम फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में देखेंगे, जब हम फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में देखेंगे, लेट्स सपोज ले लेते हैं नाइट्रोजन आटम। नाइट्रोजन आटम पे क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे क्या है? हाफ फील्ड है, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन। जब हाफ फील्ड में देखेंगे तो क्या यहाँ भी जीरो होगा? जीरो तो नहीं होगा, पर ऑलमोस्ट जीरो होगा। ठीक है, जीरो के बहुत नजदीक नजदीक आ जाएगा। ओके, जीरो तो नहीं होगा पर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। प्रॉपर जीरो तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट जीरो तक आ जाएगा हाफ फील्ड में। फुली फील्ड में वैसे ही हम जैसे देखें बेरिलियम में, बेरिलियम में वहां पर क्या है? फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। बेरिलियम अगर ले वहां पर क्या है? 1s2 2s2 फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल में यहाँ पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ फैक्टर्स, इसको आप नोट कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, अगली बात पर जाएंगे, ट्रेंड्स के बारे में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड्स होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड्स होगा पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड्स अगर हम देखें along a period, अगर हम ट्रेंड्स देखें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज घट रही है। along a period एटॉमिक साइज क्या कर रही है? घट रहा है। कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन का थोड़ा छोटा होगा, बता देता हूँ। ये है कार्बन का एटॉमिक साइज, ये है नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज, ये है ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज, ये है फ्लोरीन का एटॉमिक साइज। जब along में पीरियड जाएंगे हम, वहां पर क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज को एस लिख लेता हूँ। ठीक है, एटॉमिक साइज घट रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। जब एटॉमिक साइज घट रहा है और जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। ठीक है, हालांकि पीरियड इंक्रीज होता है, पर नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन के केस में जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन के केस में ऑलमोस्ट जीरो, फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। अगर आपको कोई ऑर्डर पूछे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो सबसे ज्यादा कम तो किसका होगा? फ्लोरीन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद ऑक्सीजन का। ठीक है, ऐसा क्यों देखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन है और यहाँ पर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन है। ठीक है, इसलिए ऐसा देखा रहा है। along ए पीरियड के बाद अगर हम डाउन द ग्रुप देखें, along के पीरियड के बाद हम डाउन द ग्रुप देखें, तब क्या होगा? along ए पीरियड क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है। अगर डाउन द ग्रुप देखें,
लेट्स सपोज यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में देख लेते हैं। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के केस में देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटना चाहिए और वो घटता भी है, पर यहाँ पर एक है क्लोरीन के बारे में। यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन के बारे में अगर हम क्लोरीन और क्लोरीन को देखें, अगर हम इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए आसान होगा। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन के देखें तो उनमें साइज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हमें पता है, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या करता है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन के साइज की देखूं, फ्लोरीन का साइज के लिए देखूं तो ये है फ्लोरीन और ये है फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर क्यों क्लोरीन का ज्यादा होता है, होना तो चाहिए क्या, फ्लोरीन उसके बाद क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन, ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में। तो होता क्या है, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, उसके बाद ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा फ्लोरीन के केस में आएगा और क्लोरीन के केस में आएगा, ठीक है। इसको मैं फ्लोरीन, इसको मैं क्लोरीन दिखा देता हूँ। फ्लोरीन के केस में जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, पर इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन का गैप है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन का गैप है यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, सॉरी कम है। इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है वहां पर क्या है, कम है। तो वो इलेक्ट्रॉन उसको जोर से रिपेल कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो किसकी वजह से आ रहा है, न्यूक्लियस की वजह से आ रहा है। न्यूक्लियस की वजह से जो आ रहा है, न्यूक्लियस पे इस पे इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, इनको बीट करके जाना पड़ेगा। इन दोनों में अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो उनको बीट करने के लिए, या फिर इन जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इन केस ऑफ इसमें यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, पर क्लोरीन के केस में और फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा इन केस ऑफ क्लोरीन में थोड़ी सी घट जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पर फैक्टर काम कर रही है, इसीलिए ये ट्रेंड ना आकर क्या ट्रेंड आ रहा है, क्लोरीन और फ्लोरीन के ये ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जब बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है ना, ये ट्रेंड ना आकर ये ट्रेंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, और वो पी ब्लॉक के हर एक थर्ड ग्रुप में आता है, पी ब्लॉक के हर एक थर्ड ग्रुप में आता है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं पी ब्लॉक कंसीडर करूँ, अगर मैं पी ब्लॉक कंसीडर करूँ तो पहले क्या है, बोरोन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनके इसका बाद तो बात ही मत करो, इनका तो जीरो ही होता है। जब ये नोबल गैस है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये नोबल गैस है, इनका जीरो ही होता है, ठीक है। बोरोन आया तो क्या आएगा, ऐसा। कार्बन है तो नाइट्रोजन तो फास्फोरस, ऑक्सीजन है तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटाइन। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ, हमेशा इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, किससे, इनसे, ये ट्रेन आएगा। फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का सॉरी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा,
सिलिकॉन का कार्बन से ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का बोरॉन से ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अपडेट। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपडेट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, पहले खत्म हो जाए उसके बाद, या फिर बीच में ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है।